नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदेश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल सामाजिक कहानियाँ में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आप सुनेंगे वृंदावन लाल वर्मा के लिखा हुआ उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भाग 3। तो आइए सुनते हैं भाग 3 रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास। बाजीराव ने कहा, बेटी, क्या आज उन बातों के स्मरण से जीवन को चलाने का समय रहा है? महाभारत की कथाएं सुनो और अपनी पुरखों की बातें सुनो। अच्छी भली बनो, मन बहलाओ और जीवन को पवित्र सुख से सुखी बनाओ। नाना को चिढ़ाओ मत। मनु ने मुस्कुराकर होठ जरा सा दबाया, थोड़ी सी त्योरी संकुचित की और बाजीराव के बिल्कुल पास आकर बोली, क्या हम लोगों को सोकर और खाकर ही जीवन बिताना सिखलाइएगा दादा? बाजीराव को हंसी आई। कुछ कहना ही चाहते थे कि मोरोपंत कहते हुए आ गए, नाना साहब को हाथी पर बैठकर थोड़ा सा घूम आने दीजिए, बाहर तैयार खड़े हैं। बाजीराव ने प्रश्न किया, हाथी की सवारी में चोट को धमक तो नहीं लगेगी? मोरोपंत ने उत्तर दिया, नहीं, पालकियों में बहुत मुलायम गद्दी तकिए लगा दिए गए हैं और हाथी बहुत धीमे धीमे चलाया जाएगा। मनु हाथी को देखने बाहर दौड़ गई। नाना तैयार होकर पहले ही उठ गया। मनु ने हाथी पहले भी देखे थे, फिर भी वह इस हाथी को बार बार चारों ओर से घूम कर देख रही थी और उसके दिल डौल पर कभी मुस्कुरा रही थी, कभी हंस रही थी। थोड़ी देर बाद बाजीराव नाना को लिए बाहर आए, साथ में छोटा लड़का भी था। मोरोपंत पीछे पीछे। हाथी पर पहले नाना को बिठा दिया गया, फिर छोटे को। महावत ने हाथी को अंकुश खिलाया। हाथी उठा। मनु ने मोरोपंत से कहा, काका, मैं भी हाथी पर बैठूंगी। बाजीराव के घुटनों पर लेटकर बोली, दादा, मैं भी बैठूंगी। नाना हौदे में महावत के पास बैठा था। उसने महावत को अविलंब चलने का आदेश दिया। मनु की ओर देखा भी नहीं। बाजीराव ने नाना से कहा, ले जाओ मनु को। नाना ने मुंह फेर लिया। तब बाजीराव ने दूसरे बालक से कहा, राव साहब, मनु को ले लेते तो अच्छा होता। महावत कुछ ठिठका तो नाना ने उसके तकिए में उंगली चुभोकर बढ़ने की आज्ञा दी। वह नाना साहब और राव साहब दोनों को लेकर चल दिया। मनु की आंखों में क्षोभ उतर आया। मोरोपंत का हाथ पकड़कर बोली, हाथी लौटाओ काका, मैं हाथी पर अवश्य बैठूंगी। बाजीराव कोठी में चले गए। मोरोपंत को भी क्षोभ हुआ, परंतु उन्होंने उसको नियंत्रित करके कहा, वो चला गया बेटी। मनु मोरोपंत का हाथ पकड़कर खींचने लगी। महावत को पुकारिए, वो रुक जाएगा। मैं बिना बैठे नहीं मानूंगी। मोरोपंत का क्षोभ भड़का। उन्होंने उसका फिर दमन किया। मनु ने फिर हाथी पर बैठने का हठ किया। मोरोपंत ने क्रोध स्वर में मनु को डांटा, तेरे भाग्य में हाथी नहीं लिखा है, क्यों व्यर्थ हठ करती है? मनु तन कर सीधी खड़ी हो गई। तुनक कर कुछ कहना चाहती थी, इस क्षण होठ नहीं खुल सके। मोरोपंत ने शांत करने के प्रयोजन से भरसक धीमे स्वर में परंतु क्रोध के सिलसिले में कहा, दसों बार कहा कि समय देखकर चलना चाहिए। हम लोग न तो छत्रधारी हैं, न तो सामंत सरदार। साधारण गृहस्थों की तरह संसार में रहन सहन रखना है। पढ़ी लिखी होने पर भी ना जाने सुनती समझती क्यों नहीं है। कह दिया कि भाग्य में हाथी नहीं लिखा है, हठ मत किया कर। मनु के होठ सिकुड़े। चुनौती सी देती हुई बोली, मेरे भाग में एक नहीं 10 हाथी लिखे हैं। मोरोपंत का क्रोध भीतर सरक गया। हंस पड़े। मनुबाई को पेट से चिपका लिया। कहा, अब चल कुछ शास्त्र पुराण पढ़,
तब तक दोनों लौट आते हैं। मनु मछली बोली, मैं अपने घोड़े पर बैठकर शहर को जाऊंगी और उस हाथी को तंग करूंगी। मोरोपंत सीधे शब्दों में वर्जित करना चाहते थे, परंतु इस उपकरण में सफलता के चिन्ह न पाकर बहाना बनाया। घोड़े से यदि हाथी चिढ़ गया तो तू भले ही बचकर निकल आए, पर नाना साहब, राव साहब तथा महावत मारे जाएंगे। वह मान गई। तब तक कुछ और करूंगी, मनुबाई ने कहा। पुस्तकें तो नहीं पढ़ूंगी, बंदूक से निशानेबाजी करूंगी। थोड़ी देर में घंटा बजाता हुआ हाथी लौट आया। मनु दौड़कर बाहर आई, एक क्षण ठहरी और आह खींचकर भीतर चली गई। नाना और राव दोनों बालक अपनी जगह चले गए। बाजीराव ने नाना को पुचकार कर पूछा, दर्द बढ़ा तो नहीं? नहीं बढ़ा, नाना ने उत्तर दिया। अच्छा लग रहा है। मनु कहाँ गई? बाजीराव ने कहा, भीतर होगी। राव साहब, उसे बुरा लगा होगा। नाना ने साथ नहीं लिया। मैंने तो कहा था। नाना को मनु सवेरे से चिढ़ा रही थी। बाजीराव, क्या? कैसे? नाना, उसका स्वभाव है। कुछ क्षण उपरांत मनु आ गई। नाना ने हंसते हुए कहा, छबीली, तुम क्या कोई ग्रंथ पढ़ रही थी? मनु जल उठी, बोली, मुझे छबीली मत कहा करो। नाना ने और भी हंसकर कहा, क्यों नहीं कहा करूं? ये तो तुम्हारा छुटपन का नाम है। मनु की आंखें लाल हो गईं। बोली, मुझको इस नाम से घृणा है। नाना गंभीर हो गया। बोला, मुझको तो यही नाम सुहावना लगता है। छबीली, छबीली, इस नाम को कभी नहीं सुनूंगी। कहकर वो वहाँ से जाने को हुई। बाजीराव ने उसको पकड़ लिया। मनु ने भागना चाहा, न भाग सकी। तब नाना ने भी पकड़ लिया। क्या मनु बुरा मान गई? नाना ने स्नेह के साथ पूछा। मनु होठ सिकुड़कर रुखाई के साथ बोली, अवश्य, आगे इस नाम से मेरा संबोधन कभी मत करना। इसी समय पहरे वाले ने बाजीराव को एक सूचना दी। झांसी से एक सज्जन आए हैं, नाम तात्या दीक्षित बतलाते हैं। नाना बोला, लो, 1 से 2 तात्या हुए। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हमारी कोशिश आपको अच्छी लगती हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।